अध्याय 3 खाली पर्स के 7 इलाज। बेबीलोन बहुत ही प्रसिद्ध शहर था। इतने युगों बाद भी वह दुनिया के सबसे समृद्ध शहर के रूप में मशहूर है, जिसका खजाना हमेशा भरा रहता था। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। बेबीलोन की अमीरी का कारण यह था कि इसके नागरिक बुद्धिमान थे। उन्होंने अमीर बनने का फार्मूला सीख लिया था। जब सम्राट सारगन अपने शत्रुओं को पराजित करने के बाद बेबीलोन लौटा तो उन्हें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके वजीर ने उन्हें बताया, महामहिम ने सिंचाई के लिए बड़ी नहरें और पूजा अर्चना के लिए ऊंचे मंदिर बनवाए, जिस वजह से प्रजाजन कई साल तक समृद्ध रहे। परंतु अब ये काम पूरे हो गए हैं, इसलिए ज्यादातर नागरिक अपनी गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। मजदूर बेरोजगार हैं, व्यापारियों की ग्राहकी बहुत कम हो गई है, किसानों की फसल नहीं बिक रही है, लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। राजा ने पूछा, हमने नहर और मंदिर बनवाने में इतना सारा धन खर्च किया था, आखिर वह धन गया कहाँ? वजीर ने कहा, महाराज, वह धन हमारे शहर के मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास चला गया है। वह धन हमारे अधिकांश नागरिकों की उंगलियों में से उसी तरह फिसल गया जिस तरह बकरी का दूध छलनी में से फिसल जाता है। चूंकि अब धन की नदियां बहना बंद हो गई है, इसलिए ज्यादातर लोगों की आमदनी भी खत्म हो गई है। सम्राट कुछ समय तक सोचते रहे, फिर उन्होंने पूछा, इतना सारा धन मुट्ठी भर लोगों के पास कैसे चला गया? वजीर ने जवाब दिया, क्योंकि वे इसका तरीका जानते थे। हम सफल लोगों की इस कारण निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सफल होने का तरीका जानते हैं। इसके अलावा यह भी उचित नहीं होगा कि वैध रूप से कमाए धन को जबरदस्ती छीनकर कम योग्य व्यक्तियों में बांट दिया जाए। सम्राट ने पूछा, सब लोग यह क्यों नहीं सीखते कि धन इकट्ठा कैसे किया जाता है, ताकि मेरे शहर का हर आदमी अमीर बन जाए? क्या यह संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है महाराज, परंतु उन्हें सिखाएगा कौन? पुरोहित और पुजारी तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें धन कमाने के बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। सम्राट ने पूछा, वजीर, दौलतमंद बनने का तरीका हमारे शहर में सबसे अच्छी तरह कौन जानता है? आपके सवाल में ही जवाब छिपा है महाराज। बेबीलोन में सबसे ज्यादा दौलत किसके पास है? मेरे काबिल वजीर, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। अरकाद के सिवा और कौन हो सकता है? वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसे कल मेरे सामने पेश करो। अगले दिन सम्राट के आदेश के अनुसार अरकाद उनके सामने उपस्थित हुआ। हालांकि उसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, परंतु वह अब भी चुस्त और फुर्तीला था। सम्राट ने कहा, अरकाद, क्या यह सच है कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? लोग ऐसा कहते हैं महामहिम, और कोई भी इसका विरोध नहीं करता। तुम इतने दौलतमंद कैसे बने? उन अवसरों का लाभ लेकर जो हमारे श्रेष्ठ शहर के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तुम्हारे पास शुरू में तो कुछ नहीं था, सिर्फ दौलत कमाने की प्रबल इच्छा थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था महाराज। सम्राट ने आगे कहा, अरकाद, हमारे शहर की स्थिति बहुत गंभीर है। सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही दौलत कमाने का तरीका जानते हैं, इसलिए धन पर उनका एकाधिकार हो गया है, जबकि हमारे अधिकांश नागरिक यह नहीं जानते कि वे अपनी आमदनी में से बचत करके दौलतमंद कैसे बन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए, इसलिए इसमें बहुत से दौलतमंद लोग होने चाहिए। इसके लिए हमें सब लोगों को यह सिखाना होगा कि अमीर कैसे बना जाता है। मुझे बताओ अरकाद, क्या दौलतमंद बनने का कोई रहस्य या फार्मूला है? क्या इसे सिखाया जा सकता है? महामहिम, जो एक व्यक्ति जानता है उसे दूसरों को भी सिखाया जा सकता है। सम्राट की आंखों में चमक आ गई। अरकाद, तुमने वही शब्द बोल दिए जो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम इस महान काम में अपना सहयोग दोगे? क्या तुम कुछ लोगों को सिखा सकते हो जो आगे चलकर दूसरों को सिखाएं, जब तक कि हम अपने शहर के हर नागरिक को अमीर बनने का फार्मूला न दिखा दें? अरकाद ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपका विनम्र सेवक हूं और आपके आदेश का पालन करूंगा। मेरे पास जितना भी ज्ञान है, मैं उसे अपने साथी नागरिकों की बेहतरी और सम्राट की संतुष्टि के लिए खुशी खुशी दूंगा। अगर वजीर साहब मेरी कक्षा के लिए 100 लोगों का प्रबंध कर दें
तो मैं उन्हें खाली पर्स के 7 इलाज बताऊंगा। कभी मेरा पर्स भी बेबीलोन का सबसे खाली पर्स था, परंतु मैंने इन 7 इलाजों से उसे मोटा कर लिया। 15 दिन बाद सम्राट के हुक्म से 100 लोग शिक्षण मंदिर के बड़े हाल में एकत्रित हुए। वे अर्धवृत्त के आकार में बैठे थे। अर्काद एक छोटे चबूतरे पर बैठा था। वहां पवित्र दीपक जल रहा था, जिसमें से एक अजीब और अच्छी खुशबू आ रही थी। जब अर्काद उठा तो एक विद्यार्थी ने अपने पड़ोसी को कोहनी मारते हुए कहा, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी को देखो, परंतु वह भी हम लोगों की तरह इंसान ही है। अर्काद ने बोलना शुरू किया, हमारे महान सम्राट के आज्ञाकारी सेवक के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूं। चूंकि मैं भी कभी धन की प्रबल इच्छा रखने वाला गरीब युवक था, और चूंकि मैंने अपने ज्ञान की बदौलत प्रचुर दौलत हासिल की है, इसलिए सम्राट चाहते हैं कि मैं आपको वह ज्ञान प्रदान करूं ताकि आप भी दौलतमंद बन सकें। मेरी जीवन यात्रा बहुत गरीबी में शुरू हुई थी। मेरे पास ऐसा कोई लाभ नहीं था जो आपके या बेबीलोन के बाकी नागरिकों के पास न हो। उस समय मेरे पास एक बहुत पुराना पर्स था। वह हमेशा खाली रहता था और मुझे इस बात से बहुत चिढ़ होती थी। मैं चाहता था कि मेरा पर्स मोटा रहे और इसमें सोने के सिक्के खनकते रहें। इसलिए मैं खाली पर्स के इलाज खोजने में जुट गया। मुझे कुल 7 इलाज मिले। आज मैं आप लोगों को खाली पर्स के 7 इलाज बताऊंगा। जो लोग बहुत दौलतमंद बनना चाहते हैं, मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे इन इलाजों पर अमल करें। 7 दिनों तक हर दिन मैं आपको खाली पर्स के 7 इलाजों में से एक एक इलाज बताऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनें, मेरे साथ बहस करें, आपस में चर्चा करें। ये सबक अच्छी तरह से सीख लें ताकि आप भी अपने पर्स में दौलत का बीज बो सकें। सबसे पहले तो आपको इस ज्ञान से लाभ उठाकर दौलतमंद बनना होगा। इसके बाद ही आप इस काबिल बनेंगे कि आप ये सबक दूसरों को सिखा सकें। मैं आपको पर्स मोटा करने के आसान तरीके सिखाऊंगा। यह दौलत के मंदिर की पहली सीढ़ी है। कोई भी आदमी बाकी सीढ़ियां तब तक नहीं चढ़ सकता जब तक वह इस पहली सीढ़ी पर दृढ़ता से अपने कदम न रख लें। अब हम पहले इलाज पर विचार करते हैं। पहला इलाज, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अर्काद ने दूसरी पंक्ति में बैठे एक विचार मग्न व्यक्ति से पूछा, मेरे प्रिय मित्र, आप क्या कहते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक नकल नवीस हूं और मृदा पत्रों पर रिकॉर्ड लिखता हूं। मैंने भी यहीं से शुरुआत की थी, इसलिए आपके पास भी दौलतमंद बनने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था। फिर अर्काद ने पीछे की तरफ बैठे एक लाल चेहरे वाले आदमी से पूछा, आप अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं मांस बेचता हूं। मैं किसानों से बकरियां खरीदकर उन्हें ज़िबह करता हूं और फिर उनका मांस गृहिणियों को तथा उनकी खाल जूते बनाने वालों को बेचता हूं। क्योंकि आप भी मेहनत करके कमाते हैं, इसलिए आपके पास भी सफल होने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था। इस तरह अर्काद ने यह पता लगाया कि हर आदमी कौन सा काम करके अपनी आजीविका कमाता है। सब लोगों से सवाल पूछने के बाद उसने कहा, अब मेरे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से काम और श्रम होते हैं जिनसे इंसान धन कमा सकता है। कमाई का हर तरीका धन की नदी की तरह है। काम करने वाला अपनी मेहनत से उस नदी का रुख अपने पर्स की तरफ मोड़ लेता है। इसलिए आपके पर्स में आपकी योग्यता के अनुसार धन की छोटी या बड़ी धारा बहती है। क्या यह सच नहीं है? सब लोगों ने कहा कि यह सच है। अर्काद ने कहा, अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो क्या यह समझदारीपूर्ण नहीं है कि आप दौलत के उस स्रोत का उपयोग करना शुरू करें जिसे आपने पहले से स्थापित कर रखा है। इस पर भी वे सहमत हो गए। फिर अर्काद अंडों के एक गरीब व्यापारी की ओर मुड़ा। अर्काद ने उनसे पूछा, अगर आप किसी डलिया में हर सुबह 10 अंडे रखें और हर शाम को उनमें से 9 अंडे निकालें तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद वह डलिया पूरी भर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं हर दिन उसमें जितने अंडे डालता हूं उससे एक अंडा कम निकालता हूं। अर्काद मुस्कुराते हुए कक्षा की ओर मुड़े। क्या आप में से किसी का पर्स खाली है? वे लोग पहले तो खिसियाकर हंसे, फिर उन्होंने मजाक में अपने खाली पर्स लहराकर अर्काद को दिखाए।
अरकाद आगे बोला, ठीक है, अब मैं आपको खाली पर्स का पहला इलाज बताता हूं। आप वही करें जिसका सुझाव मैंने अंडे के व्यापारी को दिया था। अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालें। जब आप अपनी सिर्फ 90% आमदनी को ही खर्च करेंगे तो जल्दी ही आपका पर्स मोटा होने लगेगा। पर्स भारी होने से आपको अच्छा लगेगा और आपके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। यह सबक बहुत ही साधारण लगता है, परंतु साधारण होने के कारण मेरी कही बात को हल्केपन से न लें। सत्य हमेशा साधारण होता है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने दौलत कैसे इकट्ठी की। मैंने भी इसी तरह शुरुआत की थी। पहले मेरा पर्स भी हमेशा खाली रहता था और मैं इसे कोसा करता था, क्योंकि इसमें मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए धन नहीं रहता था। इसलिए जब मैंने अपने पर्स में 10 सिक्के डालकर सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालना शुरू किया तो यह भारी होने लगा। इस उपाय पर चलने से आपका पर्स भी भारी हो जाएगा। अब मैं आपको एक विचित्र सत्य सुनाता हूं, जिसका कारण मैं नहीं जानता हूं। जब मैंने खर्च के लिए सिर्फ 90% आमदनी रखी, तब भी मेरा खर्च उतनी ही अच्छी तरह से चलता रहा। मैं पहले जितनी कड़की में रहता था, लगभग उतनी ही कड़की में रहा। इसके अलावा कुछ समय बाद धन मेरे पास पहले से ज्यादा आसानी से आने लगा। निश्चित रूप से यह देवताओं का नियम है कि जो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचाकर रखता है और उसे खर्च नहीं करता है, उसके पास धन ज्यादा आसानी से आता है। इसी तरह यह भी सही है कि धन खाली पर्स वाले पर मेहरबान नहीं होता है। आप किस चीज को पाने के ज्यादा इच्छुक हैं? क्या आपके लिए रोजमर्रा की तत्कालिक इच्छाओं की संतुष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण है? आभूषण, वस्त्र, सजावट की चीजें, बेहतरीन व्यंजन, ये चीजें जल्दी ही चली जाती है और भुला दी जाती है। या फिर आपके लिए दूरगामी इच्छाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है? विशाल जायदाद, स्वर्ण, भूमि, मवेशी, व्यापार, आमदनी देने वाले निवेश। आप अपने पर्स में से जो सिक्के निकालते हैं उनसे आपकी तात्कालिक इच्छाएं पूरी होती है। आप अपने पर्स में जो सिक्के बचाते हैं उनसे आपकी दूरगामी इच्छाएं पूरी होती है। मेरे विद्यार्थियों, यह खाली पर्स का पहला इलाज था जिसे मैंने खोजा था। मैं पर्स में 10 सिक्के डालता था और उनमें से सिर्फ 9 सिक्के खर्च करता था। आप लोग इस पर आपस में विचार करें और अगर किसी को इसमें कोई गड़बड़ नजर आए तो वह कल मुझे बता दे। दूसरा इलाज, खर्च को नियंत्रित करें। अरकाद ने दूसरे दिन अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे यह पूछा है, जब कोई अपनी पूरी आमदनी में अपना खर्च नहीं चला पाता है तो वह अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से एक सिक्का कैसे बचा सकता है? कल आप में से कितनों के पर्स खाली थे? सब ने जवाब दिया, हम सब के। परंतु आपकी आमदनी समान नहीं है। कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कमाते हैं, कुछ का परिवार ज्यादा बड़ा है, इसलिए उनका पालन पोषण करने में वे ज्यादा खर्च करते हैं। परंतु आमदनी और खर्च अलग अलग होने के बावजूद आप सबके पर्स एक जैसे यानी खाली थे। अब मैं आपको इंसानों के बारे में एक असामान्य सच्चाई बताऊंगा। वह सच्चाई यह है, हमारे आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम इन्हें रोकने की कोशिश न करें। आवश्यक खर्च और इसकी इच्छाओं के बीच के फर्क को नजरअंदाज न करें। आपकी आमदनी से आपकी जितनी इच्छाएं संतुष्ट हो सकती है, आपकी और आपके परिवार की इच्छाएं उससे कहीं ज्यादा होती है। उन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए आमदनी कम पड़ जाती है और बहुत सी इच्छाएं ऐसी रह जाती है जो संतुष्ट नहीं हो पाती। सभी लोगों के पास उससे ज्यादा इच्छाएं होती है जितनी वे संतुष्ट कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं अपनी दौलत के कारण अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। यह संभव नहीं है। मेरे समय की सीमा है, मेरी शक्ति की सीमा है। मैं जितनी यात्रा कर सकता हूं उसकी दूरी की सीमा है। मैं जो खा सकता हूं उसकी भी सीमा है। मैं जितने उत्साह से आनंद ले सकता हूं उसकी भी सीमा है। किसान खेत में जहां भी खाली जगह छोड़ता है वहां पर खरपतवार उगाती है। उसी तरह जहां भी इच्छाओं के संतुष्ट होने की संभावना होती है वहां इंसानों के मन में इच्छाएं पैदा हो जाती है। इच्छाएं असीमित होती है
परंतु जिन इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं वे सीमित होती है। अपनी जीवन शैली और खर्च की आदतों के बारे में अच्छी तरह सोचें। ऐसा करने पर आपको कुछ ऐसे खर्च जरूर मिलेंगे जिन्हें कम या खत्म किया जा सकता है। यह लक्ष्य बना लें कि आप जो भी सिक्का खर्च करें उसके बदले में आपको 100% संतुष्टि मिले। इसलिए आप जिन चीजों के लिए खर्च करना चाहते हो उन्हें लिख लें। सिर्फ आवश्यक चीजों को चुनें। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं चीजों को चुनें जो आपकी 90% आमदनी में संभव हो। बाकी उन चीजों को हटा दें और उन्हें अपनी असीमित इच्छा का हिस्सा मान लें जो संतुष्ट नहीं होंगी। उनका अफसोस न करें। फिर अपने आवश्यक खर्च का बजट बना लें। उस 10वें हिस्से को छुएं भी नहीं जो आपके पर्स को मोटा कर रहा है। इसे अपनी प्रबल इच्छा बना लें जो संतुष्ट हो सकती है। अपने बजट पर मेहनत करते रहें और इसमें फेरबदल करते रहें। अपने पर्स को मोटा बनाए रखने की दिशा में बजट को अपना पहला सलाहकार बनाएं। इस पर लाल और सुनहरे वस्त्र वाले एक आदमी ने खड़े होकर कहा, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। मैं मानता हूं कि मुझे जिंदगी की अच्छी चीजों का आनंद लेने का हक है। इसलिए मैं बजट की गुलामी का विरोध करता हूं जो यह तय करता है कि मैं कितना खर्च कर सकता हूं और किन चीजों के लिए कर सकता हूं। मैं महसूस करता हूं कि इससे मेरी जिंदगी का आनंद कम हो जाएगा और मैं बोझ उठाने वाले खच्चर की तरह बन जाऊंगा। इस पर अरकाद ने जवाब दिया, मेरे मित्र, आपका बजट कौन बनाएगा? उस आदमी ने कहा, मैं खुद। मान लें कि कोई खच्चर अपने बोझ का बजट बनाए तो वह इसमें क्या शामिल करेगा? क्या वह इसमें रत्न, कालीन और सोने की भरी सिल्लियां शामिल करेगा? बिल्कुल नहीं। वह इन कीमती चीजों को अपने बोझ में शामिल नहीं करेगा। इसके बजाय वह उस बोझ में घास, अनाज और रेगिस्तान के लिए पानी की मशक रखेगा। बजट का उद्देश्य यह है कि आपका पर्स मोटा बने। बजट आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में आपकी मदद करता है। आवश्यकताओं के अलावा यह आपकी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी मदद करता है। बजट द्वारा आप साधारण इच्छाओं से अपनी सबसे प्रबल इच्छाओं की रक्षा करते हैं ताकि वे पूरी हो सकें। आपका बजट अंधेरी गुफा में चमकीली मशाल की तरह आपको दिखता है कि आपके पर्स में कहाँ छेद हो रहे हैं। यह उन छेदों को सीलने में आपकी मदद करता है। बजट आपके खर्च को इस तरह से नियंत्रित करता है ताकि आप सिर्फ सुनिश्चित और संतुष्टिदायक उद्देश्यों के लिए ही खर्च करें। खाली पर्स का यह दूसरा इलाज है। अपने खर्च का बजट बना लें ताकि आपके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे रहें और आप 90% आमदनी में ही अपनी बाकी महत्वपूर्ण इच्छाओं का आनंद ले सकें तथा उन्हें संतुष्ट कर सकें। तीसरा इलाज, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अरकाद ने तीसरे दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, जब आप देखेंगे कि आपका खाली पर्स मोटा होता जा रहा है, और ऐसा जरूर होगा क्योंकि आप खुद को अनुशासित कर चुके हैं। अब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाने लगे हैं। आपने अपने खर्च को नियंत्रित कर लिया है ताकि आपके बढ़ते हुए खजाने की रक्षा हो सके। इसके बाद हम इस बात पर विचार करेंगे कि आप अपनी बचत से कैसे मेहनत करवा सकते हैं और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। पर्स में रखा धन कंजूस आदमी को संतुष्ट करता है, लेकिन इससे आमदनी नहीं बढ़ती है। अपनी आमदनी में से धन बचाना तो सिर्फ शुरुआत है। उस बचत से जो आमदनी होगी उसी से हम दौलतमंद बनेंगे। हम अपने धन या बचत से मेहनत कैसे करवा सकते हैं? निवेश करके। मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यपूर्ण था और उसमें मेरी सारी बचत डूब गई थी। वह कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने अपना पहला लाभकारी निवेश तब किया जब मैंने ढाल बनाने वाले अकबर को कर्ज दिया। वह ढाल बनाने के लिए हर साल समुद्र पार से बहुत सारा कांसा खरीदता था। चूंकि इतना कांसा खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी, इसलिए वह उन लोगों से उधार ले लेता था जिनके पास अतिरिक्त धन होता था।